हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लेक्चर में, जो कि हमारा 30 डेज एंड 40 मार्क्स टारगेट में जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, अभी उनमें क्या हो रहा है कि सुबह के लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर शेड्यूलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम टीचर्स बिजी हो रहे हैं। लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, जो भी आपके लेक्चर्स अभी सुबह नहीं आ रहे हैं वो टाइमली मैनेज हो जाएंगे, वो पूरा आ जाएगा। भले एक दिन में 3-3 वीडियो अपलोड करना पड़े, दैट विल नॉट बी एन इशू। सो आज के जो लेक्चर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन एनालिसिस किया था। हमने इसके बारे में हमने पढ़ा था, ब्रेक इवन एनालिसिस। यहां पर हमने दिखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था। फिर हमने देखा था कि ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने का तरीका क्या होता है। हमने देखा था कि यूनिट रेवेन्यू प्राइस क्या होती है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में, ये हमने देखा था, सीखा था। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने पढ़ा था, उसी के थ्रू आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी का न्यूमेरिकल पोर्शन आज हम लोग करेंगे। दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा आज हम लोग एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लाइन बैलेंसिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन बैलेंसिंग, और उसको भी हम लोग आज एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फोरकास्टिंग को चालू करेंगे। ओके, सो चलिए यहां पर हम लोग आ जाते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे, हमने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, हमने फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो लाइन होती थी, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट को दिखाती थी, ये वाली लाइन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाती थी, ये वाली लाइन हमारी टोटल कॉस्ट को दिखाती थी। ठीक है, इसी तरह से होता था, ये ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद आपका आता था रेवेन्यू वाली लाइन, जो कुछ इस टाइप से जाती थी, और ये इसको जहां पर मीट करती थी, इसको जब हम यहां पर नीचे ड्रॉ करते थे तो ये हमको क्या देता था, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट देता था। ये हमारा कॉस्ट होता था और ये हमारा लॉट साइज होता था। ये हमारा क्या होता था, लॉट साइज होता था। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा टोटल कॉस्ट, और ये वाली लाइन हमारी किसको कहलाती थी, रेवेन्यू की लाइन कहलाती थी। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से, कि फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन ऐसे क्यों होती है, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ऐसे क्यों होती है, टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि जो टोटल कॉस्ट होता है हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है, इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो जो कंपनी होती है, कोई भी जो कंपनी होती है, ओके, वो क्या करती है कि एक बार वो कोई भी चीज की प्रोडक्शन चालू कर देती है तो उसे अपने टोटल कॉस्ट को ओवरकम करना रहता है। मतलब उन्होंने जितना खर्चा किया उससे ज्यादा उनको रेवेन्यू करना पड़ता है ताकि कंपनी प्रॉफिट में आ सके। ठीक है, सो यहां से हमने और क्या क्या रिलेशंस पढ़े थे, यहां से हमने रिलेशंस पढ़ा था कि हमारा जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूं। तो टोटल रेवेन्यू जो होता है हमारा, टोटल कॉस्ट, जितना कंपनी का टोटल कॉस्ट लगा था प्लस उसके प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, अगर कंपनी के पास ये वाली चीज नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगी, तो कंपनी क्या होगी, कंपनी घाटे में होगी। प्रॉफिट नहीं है तो क्या है, घाटा है। ओके, और घाटा होगा तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, सप्लाई डिमांड में अनबैलेंस आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है जब वो रेवेन्यू प्रॉपरली ना कमाए। ठीक है, अब यहां पर कुछ फॉर्मूलाज था जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने क्या समझाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहां पर रेवेन्यू पर पीस ले रहा हूं, रेवेन्यू पर पीस, ठीक है, या फिर पर यूनिट, तो इसको हम किससे डिनोट करते थे, स्मॉल आर से डिनोट करते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मेरा वेरिएबल, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की बात करता था, ठीक है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, स्मॉल वी होती थी। ठीक है, अगर मैं यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता था, तो उसको हम किससे डिनोट करते थे, एफसी से। ये कांस्टेंट होता था। ओके, और मैंने यहां पर बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मेंटेनेंस चार्ज होता है, इसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, इसमें मेरा लेबर्स पेमेंट होता है, ठीक है, सैलरी होता है, बहुत सारी चीजों को यहां पर मैंने क्या किया था, कंसिडर किया था। तो यहां पर हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करते हैं, वो कांस्टेंट मान के चलते हैं। ओके,
इसके बाद मैंने क्या किया था कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि क्यू डैश निकालना चाहते हैं, क्यू डैश क्या होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्या होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो ये जरूरी था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट भाई वो पॉइंट होता है आपके इस ग्राफ में, ये दर्शाता है कि अगर मैं इतना नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करूं, ठीक है, तो ना ही कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा, ना ही कंपनी को कोई घाटा होगा, ठीक है। मतलब इफ आई सेल अ नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू क्यू डैश, देन द रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, एंड इन दैट केस द प्रॉफिट वैल्यू इज जीरो। In that case the profit value is zero. So ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि कंपनी इससे ज्यादा ही सेल करे, क्योंकि जब कंपनी इससे ज्यादा सेल करेगी तो आप कौन से रीजन में एंटर करेंगे, आप इस रीजन में एंटर करेंगे। मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, आप इस रीजन में एंटर करेंगे, और जब आप इस रीजन में एंटर करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट रीजन होता है, ये आपका प्रॉफिट रीजन होता है, और जो ये वाला रीजन होता है ना, ये आपका क्या होता है लॉस रीजन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग मेरे से कहते हैं, जब मैं इसको पढ़ाता था इंजीनियरिंग में, तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर ऐसे तो कोई भी कंपनी ज्यादा बेच देगी, उसको प्रॉफिट ही होगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, फिजिकली देखा जाए तो हर चीज के लिए मार्केट में आज के समय कंपटीशन है, ठीक है। आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए, कोई भी मटेरियल, बहुत ही कम ही ऐसी चीज है जिसमें किसी कंपनी की मोनोपोली चलती है, वरना अगर आप देखें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मैक्सिमम चीजों के लिए आपको मार्केट में कंपीट करना रहता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि घर के पास, अगर आप घर के 100-200 मीटर के रेडियस में जाएंगे तो आपको कम से कम 4 से 5 राशन की दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन की दुकान में जाएंगे तो आपके लोकेलिटी में 2 से 3 इलेक्ट्रीशियन की दुकानें हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज के लिए जाइए, आप बाल कटाने जाइए, ठीक है, आप कोई ग्रोसरी खरीदने जाइए, आप डेली वेजेस का कोई सामान खरीदने जाइए, थोक विक्रेता के पास जाइए, हर चीज के लिए अभी मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि कोई जो प्रोडक्ट जो है आपका वो क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का उसके ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा बिके, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए उनको एक मार्जिन भी तो सेट करना पड़ेगा ना। अब एक बात समझिए, अगर मैं यूनिट प्रॉफिट, मान लीजिए कि किसी यूनिट का खर्चा, किसी यूनिट को बनाने में मान लीजिए 10 रुपए आता है, ठीक है, किसी यूनिट को बनाने में 10 रुपए का खर्चा आता है। अब इस 10 रुपए को मैं इसके फिक्स्ड कॉस्ट में भी इंक्लूड कर रहा हूं, इसके 10 रुपए को मैं इसके वेरिएबल कॉस्ट में भी इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। और कंपनी जो यूनिट कॉस्ट जो बेचती है वो 15 रुपए है, यानी कि एक यूनिट पर वो 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। तो सेम, अब मान लीजिए सेम मटेरियल के लिए कोई दूसरी कंपनी आ जाती है, वो उसको 12 रुपए में देती है, वो उसको किस में देती है, 12 रुपए में देती है। तो एज अ कस्टमर हम क्या करेंगे, हम किससे लेंगे, हम तो इस 12 रुपए वाले से लेंगे, हम इस 12 रुपए वाले जो कंपनी है उससे लेंगे। तो यहां पर घाटा होता है, यहां पर आप बोलेंगे सर इसका घाटा हो गया, नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो इनका इतना भी घाटा नहीं होता है। पूछे क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन को छोटा रख रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2 रुपए का है, एक यूनिट पर 2 रुपए कमा रही है, लेकिन यहां पर ये एक यूनिट पे कितना कमा रही है, 5 रुपए कमा रही है। तो इनका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, इनका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि इनको जो नंबर ऑफ लॉट्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर वो सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो, ठीक है। मान लीजिए कि पहले कोई कंपनी थी, वो एक यूनिट को 15 रुपए में बेच रही थी, उसको बनाने में 10 रुपए लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो जो भी रॉ मटेरियल ला रही थी, वो रॉ मटेरियल का सारा दाम मिला के पर यूनिट का उनका खर्चा 10 रुपए लग रहा था। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शुरू में उनकी मोनोपोली चल रही थी, अभी क्या हुआ, मार्केट में नई कंपनी आई और उन्होंने उसको 12 रुपए में बेचना चालू किया, तो कस्टमर खुश हो गए। कस्टमर ने क्या किया कि 12 रुपए वाला वो सामान खरीदना चालू कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर इसकी बिक्री तो ज्यादा हो गई, लेकिन अगर ये कंपनी, इस कंपनी जितना मुनाफा कमाना चाहती है तो उसको ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं मैन्युफैक्चरिंग की जो बात कर रहा हूं, यहां पर मैं कुछ 100-200 यूनिट्स की बात नहीं कर रहा। अगर मैं यहां पर हजारों यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो उन हजारों यूनिट्स के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जितना प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया उतना प्रॉफिट इस कंपनी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन छोटा होता है तो वहां पर आपको ज्यादा यूनिट या ज्यादा लॉट्स क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। बट प्रॉफिट दोनों कंपनी का है, ठीक है। चलिए
उसके बाद मैंने यहां पर क्या बताया था, जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या होती है, कंट्रीब्यूशन जो होता है आपका वो होता है R माइनस वी। ठीक है, R होता है आपका यूनिट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू पर पीस, और ये यूनिट वेरिएबल कॉस्ट V। ओके, इसके बाद मैंने क्या बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया था मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया था। ये क्या होता है, एक्चुअल लॉट प्रोड्यूस्ड माइनस द ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन द एक्चुअल इनटू 100। तो ये जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसको हम लोग हमेशा किस में मेजर करते हैं, इसको हमेशा परसेंटेज में मेजर करते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। इसके बाद अगर मैं यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं यूनिट, बस इतना ही, और तो कोई प्रॉफिट और तो मैंने कुछ नहीं समझाया था। ये इतने फॉर्मूला से आपका, होपफुली इतने फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। सो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं कि न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यहां पर मैंने हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहां पर रेडी रखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। चलिए थोड़ा 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में, फिर मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंसर्न है विच इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर ₹10.5 पर लीटर। कोई कंसर्न है, कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रही होगी, आप मान लीजिए कि वो कुछ भी हो सकता है, पेंट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसका एक यूनिट साढ़े 10 रुपए में बेच रही है, 10.5 रुपीज पर लीटर में बेच रही है, और उसका फिक्स्ड कॉस्ट उस एसेट का जो लग रहा है वो 50,000 रुपए लग रहा है। तो यहां पर हमारे पास कुछ चीजें जो दी गई है, हमारे पास यूनिट रेवेन्यू प्राइस आर दे दिया गया है 10.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 10.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू हमको दे दी गई है 50,000 रुपए। मतलब वो जो भी फर्म है या वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका 50,000 रुपए तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा लग ही रहा है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 6.5 रुपीज पर लीटर। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू से इसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है भाई, कम है इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट तो कमा रही होगी, तो इस स्मॉल वी की वैल्यू आपको दे दी गई है 6.5 रुपीज। हाउ मेनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस फॉर ब्रेक इवन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, आपसे क्यू डैश की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या बोला, इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस 20,000 लीटर्स, अगर कंपनी 20,000 लीटर प्रोड्यूस करती है, देन व्हाट वुड बी द यूनिट कॉस्ट, उसका यूनिट कॉस्ट कितना पड़ रहा है कंपनी को, यूनिट प्रॉफिट कितना कमा रही है कंपनी, और टोटल प्रॉफिट कितना कमा रही है कंपनी। ये 3 चीजें यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां पर आपको दिया गया है रेवेन्यू पर पीस दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर इसको आप ब्रेक इवन पॉइंट से कंफ्यूज मत कर लेना, आपको क्यूए की वैल्यू दी गई है 20,000। ठीक है, कंपनी इतना प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट इस वैल्यू से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला प्रॉफिट बोला तो हम मान के चल रहे हैं कि नहीं यार प्रॉफिट ही कमा रहा होगा। देखिए गेट वाले जो टीचर्स है ना, आईआईटी के टीचर बड़े शाणे होते हैं, उनको पता रहता है कि ना बच्चा कहां गलती कर सकता है। वो आपको बोल रहा है टोटल प्रॉफिट, तो हो सकता है वो कंपनी लॉस में जा रही हो और वो प्रॉफिट बोल के आपको कंफ्यूज कर दे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला, जो रिलेशन मैंने आपको समझाया, बिल्कुल उस रिलेशन से स्टिक रहिए और देखिए कि आपका आंसर मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ओके, इसके बाद आपसे यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन यानी कि R माइनस वी। यही मेरा रिलेशनशिप होता है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट रिलेशन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 50,000 डिवाइडेड बाय 10.5 माइनस 6.5 रुपीज। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 12.5 12,500 यूनिट। ये आपका क्या आ जाएगा, 12 4 जा 48। हाँ ठीक है, तो यहां पर जो क्यू डैश की वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, जो क्यू डैश की वैल्यू आ रही है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, क्यू डैश की वैल्यू आ रही है 12,500 यूनिट। इसका मतलब यह है
कि अगर कंपनी सिर्फ 12,500 यूनिट ही बेचती तो उनको ना ही प्रॉफिट होता ना ही घाटा होता। और यहां पर कंपनी बेच कितना रही है, कंपनी यहां पर 20,000 बेच दे रही है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर कंपनी 20,000 बेच रही है तो श्योर शॉट उनको क्या हो रहा है, श्योर शॉट उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, और यही टोटल प्रॉफिट भी इसमें निकालने को हमसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए भाई हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन है कि भाई जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू होता है आपका टोटल कॉस्ट प्लस आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यही होता है, यही रिलेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू की मैं बात करता हूं, चलिए अच्छा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। यहां पर जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका, टोटल कॉस्ट होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है चाहे वो कितना भी यूनिट बनाए, प्लस यहां पर क्या होता है आपका वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए यहां पर ये जो वीसीए टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, प्लस यहां पर आप क्या लिख देंगे, प्लस यहां पर आप लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, ओके, यहां पर ये इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको आप क्या करिए एज अ फॉर्मूला आप इसे भी यूज कर सकते हो यार। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर थोड़ा समझेंगे कि यार हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तभी तो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना। देखो यार यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए, जब वो एक यूनिट को सेल कर रहे थे, तो उसके लिए वो कितना प्राइस लगा रहे थे, 10.5 रुपए। टोटल कितना यूनिट बेच रहे हैं वो, टोटल यूनिट वो कितना बेच रहे हैं, वो 20,000 बेच रहे हैं। एक यूनिट का 10.5 रुपए चार्ज कर रहे हैं, टोटल 20,000 बेच रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया उनका, टोटल रेवेन्यू हो गया उनका 20,000 इंटू 10.5, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यही उनका टोटल रेवेन्यू होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू तो 50,000 है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमको, बहुत बढ़िया। फिक्स्ड कॉस्ट की तो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे दी गई है। अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला गया है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, अब वो मान लीजिए पेंट बना रहे होंगे, तो पेंट बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उस रॉ मटेरियल का एक डब्बा पेंट या 1 लीटर पेंट बनाने के लिए उनको 6.5 रुपए लग रहा है। ठीक है, और वो बना कितना रहे हैं, भाई वो तो 20,000 बना रहे हैं ना, एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वैल्यू को वेरिएबल कॉस्ट के लिए उसको क्यू डैश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से कर देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको यह कॉन्सेप्ट सिखाता है कि भाई इतना यूनिट तो बनाना ही पड़ेगा ताकि मुझे घाटा ना सहना पड़े। इसका कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि कंपनी कितना बना रही है तो कंपनी को टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है। भाई कंपनी एक्चुअली में तो 20,000 यूनिट बना रही है ना, तो अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा तो यहां पर मुझे सिंगल वेरिएबल यूनिट कॉस्ट इनटू क्यू एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना ही क्यू डैश से। समझ में आया? तो यहां पर जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है, समझिए यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है आप लोगों को। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो वैल्यू होगी यहां पर, वो होगी यहां पर 20,000, ठीक है, क्योंकि वो तो 20,000 लीटर के लिए रॉ मटेरियल ला रहे हैं ना, इनटू एक का कितना लग रहा है, 6.5 रुपए लग रहा है, तो ये रहा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको जब मैं इक्वेशन में पुट करूंगा देन यू विल गेट द रिलेशन 20,000 यानी कि रेवेन्यू इंटू 10.5, ये आपकी टोटल रेवेन्यू थी, इज इक्वल टू 50,000 जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट था, प्लस 20,000 इंटू 6.5, ये क्या था आपका वेरिएबल कॉस्ट था, ये आपका था रेवेन्यू, ये आपका था फिक्स्ड कॉस्ट, ये आपका था वेरिएबल कॉस्ट, और इससे अब आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो यहां पर ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं अपन, 20,000 इंटू 10.5, ये आपका होता है 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000 इंटू ये आपका आ जाएगा 6.5, 1,30,000 प्लस प्रॉफिट प्लस
टोटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट सिंगल यूनिट प्रॉफिट नहीं है, टोटल प्रॉफिट। यहां पर टोटल रेवेन्यू, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर आप जब देखेंगे तो 21 माइनस 18 ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट की जो यहां पर वैल्यू आ रही है, प्रॉफिट की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे आपकी 30,000 रुपए आ रही है। मतलब यहां पर कंपनी प्रॉफिट ले रही है और वो कितना ले रही है, 30,000 रुपए का प्रॉफिट ले रही है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ ही गया था, ये तो हमको पता था कि प्रॉफिट की वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था तो वो मेरे टोटल सेलिंग यूनिट से तो कम ही आ रहा था। तो यहां पर मैं समझ गया था कि यहां पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहां पर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है भाई, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है, आपको यूनिट प्रॉफिट भी निकालना है। तो यूनिट प्रॉफिट निकालना तो बहुत ही आसान है, यूनिट प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है भाई, आप कितना बेच रहे हैं, आप टोटल सेल कर रहे हैं, मतलब टोटल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट आपको हो रहा है 30,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की भी बात आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, प्रॉफिट अपॉन एक्चुअल सेल, तो आप बोलोगे अरे वाह यार एक और नया फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला भाड़ में जाए, थोड़ा इधर ध्यान दो। इधर मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आपको यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, आप टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 30,000 रुपए कमा रहे हैं, कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कितना लगा भाई, 1.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 1.5 रुपए का प्रॉफिट। अब यहां पर भी कुछ बच्चे ना 1.5 होशियार होते हैं, वो क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। वो बोलते हैं कि 10.5 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, और 6.5 रुपए बनने का लग रहा है, तो माइनस कर दो, तो ये आपका क्या हो गया, 4 रुपए यूनिट प्रॉफिट हो गया। ऐसा बवंडर मिस्टेक मत कर देना भाई। मैं मतलब एक होता है मिस्टेक, एक होता है ब्लंडर मिस्टेक, और एक होता है बवंडर मिस्टेक। तो ये आप लोगों का बवंडर मिस्टेक आ जाएगा। मतलब यहां पर देखिए, जो ब्लंडर मिस्टेक होता है उसमें तो सिली मिस्टेक भी होता है ना, कि गलती से हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, हम आंसर में सही जा रहे थे, हमने स्टेप सही लगाया, और वहां पर हमने क्या किया कि कुछ जगह पे हमने सिली मिस्टेक कर दिया, तो ब्लंडर मिस्टेक होता है। ये क्या होता है, ये 1.5 होशियारी वाला मिस्टेक होता है। यहां पे ना बच्चे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, 10.5 रुपए में बेचा, 6.5 रुपए बनाई का लगा, ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहां पर मेरे को 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक यूनिट पे। अरे गधे, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लग रहा था क्या 50,000 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट भी तो लग रहा था, उसको कंसीडर नहीं करोगे क्या, उसको पर यूनिट में नहीं जोड़ोगे क्या, उसको भी जोड़ोगे ना। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं कर रहा हूं, मैं वो बवंडर लोगों की बात कर रहा हूं, उनको मैं गधा कह रहा हूं, तो आप लोग प्लीज अपने दिल पे ना लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो यहां पर जो आपका जो पर यूनिट प्रॉफिट आ रहा है वो 1.5 रुपए आ रहा है, 4 रुपए नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो यूनिट कॉस्ट लग रहा है कंपनी का, यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा है, मतलब एक यूनिट पर खर्चा करने का कितना चार्ज लग रहा है, तो भाई कंपनी बेच कितने में रही थी, 10.5 रुपए में, और प्रॉफिट कितना है 1.5 रुपए का, तो यहां पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है आपका, 9 रुपए आ रहा है। यहां पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, 9 रुपए है। यहां पर यूनिट कॉस्ट 6.5 रुपीज नहीं है, ये यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज योर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और यहां पर जो यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो 9 रुपए आया है, ये कंपनी का यूनिट कॉस्ट लग रहा है, ये कंपनी का क्या लग रहा है, यूनिट कॉस्ट लग रहा है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर मैं कंफ्यूज हो गया हूं, ये क्या हो रहा है, यूनिट कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट प्रॉफिट। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी 10.5 रुपए में बेच रही है और 6.5 रुपए उनको रॉ मटेरियल का लग रहा है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कंपनी को यूनिट प्रॉफिट आपको आर माइनस वी नहीं करना है, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, अगर आप आर माइनस वी कर दे रहे हैं तो ये आपका यूनिट प्रॉफिट नहीं होगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। जब आप ये वैल्यू को करते हैं ना, तो आप वहां पर फिक्स्ड कॉस्ट वाले खर्चे को इग्नोर कर देते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते भाई। फिक्स्ड कॉस्ट भी तो कंपनी को 50,000 रुपए लग रहा था ना, ठीक है। तो यहां पर आप एक और चीज कर सकते हैं, यहां पर आप यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन एक्चुअल सेल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट कितना लग रहा था, 50,000 लग रहा था, और यहां पर कंपनी कितना बेच रही थी, 20,000 यूनिट बेच रही थी, तो ये कितना हुआ, 2.5 रुपए हुआ, ये 2.5 रुपए हुआ। और कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट भी कितना लग रहा था, 6.5 रुपए लग रहा था, 6.5 रुपए लग रहा था, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना आ रहा है,
₹9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट इतना दिमाग मत लगाओ, जितना मैं समझा रहा हूं उतना करो। और यहां पर क्या आ रहा है आपका, यहां पर देखिए आपको उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिट प्रॉफिट पूछा, यूनिट प्रॉफिट मैंने निकाल दिया और उस यूनिट प्रॉफिट से मैंने जितने में वो कंपनी बेच रही थी उससे माइनस कर दिया, ठीक है, उससे माइनस कर दिया तो यूनिट कॉस्ट आ गया। वैसे आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं जल्दी से, उसके बाद हम जाएंगे अपने नए चैप्टर की तरफ। ओके जी, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें और यहां पर सबसे पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा करता हूं, मैं इसका आंसर नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि इसको सॉल्व ही करता हूं। आप क्या करिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना तो यहां पर क्या होगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि आपसे अब सवाल बन जाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट के, ठीक है। चलो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं इतना इजी क्वेश्चन नहीं दूंगा आप लोगों को कि फट से वो फॉर्मूला में डालो और क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई एक कंपनी है XYZ, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक कंपनी है XYZ, वो 5 लाख लीटर ऑफ पेंट कर रही है, मतलब प्रोड्यूस करती है, ठीक है, या सोल्ड कर रही है, मतलब सेल करती है, ठीक है, सेल करती है विथ अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹28 पर लीटर। तो चलो भाई यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट यानी कि स्मॉल भी आपको दे दिया गया है ₹28 पर लीटर। ईच लीटर कंट्रीब्यूट्स 30% ऑफ इट्स रेवेन्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलिए मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका मतलब। ईच लीटर कंट्रीब्यूट्स 30% ऑफ इट्स रेवेन्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी इज प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 5%। अब क्या हो रहा है कि कंपनी को कहीं से लगा होगा कि उनको कोई और दूसरी कंपनी है जो उनको मार्केट में फाइट दे रही है। उन्होंने क्या किया, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने सेल को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने अपने जो सेलिंग प्राइस है उसका 5% उसके सेलिंग प्राइस से घटा दिया। डिटरमाइन व्हाट शुड बी द न्यू सेल सो दैट द कंपनी कैन रिटेन इट्स अर्लियर प्रॉफिट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोगों से ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो पहले 5 लाख लीटर पेंट बेचती थी और उनके लिए जो उनको वेरिएबल कॉस्ट लगता था वो कितना लगता था, ₹28 लगता था। उसमें क्या था, उसमें यह लिखा था कि उनकी जो रेवेन्यू होती थी वो रेवेन्यू का 30% फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता था। यही लिखा है यहां पर, ईच लीटर कंट्रीब्यूट्स 30% ऑफ द रेवेन्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये इंग्लिश में बड़ा टफ आपको दे दिया, इसमें कुछ यही लिखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% ऑफ रेवेन्यू, बस यही चीज दिया है। अब इसी को आप पढ़ लीजिए यहां फिर से तो आप समझ जाएंगे कि यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उसके जो सेलिंग प्राइस है उसको कम कर दिया, ठीक है। मान लीजिए पहले कोई सेलिंग प्राइस था, मान लीजिए ₹50 था, अब उसे 5% कम कर दिया। तो मैंने आपको यह सिखाया था कि जब भी कंपनी अपना सेलिंग प्राइस कम करती है तो उनको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाना पड़ता है। पहले उनको कितना बेचना पड़ रहा था, 5 लाख लीटर, उसमें वो कुछ प्रॉफिट कमाते थे जब उनका रेवेन्यू था कुछ कैपिटल R, ठीक है। अब वो 5% कम कर दिए, वो रेवेन्यू घट के हो गया स्मॉल r। तो भाई इस स्मॉल r के लिए जो Q स्मॉल r होगा वो ग्रेटर देन होगा Q कैपिटल R से। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पहले 5 लाख लीटर बनाते थे ना, तो अभी क्या हुआ, उस समय जितने प्राइस में वो बेचते थे उससे कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो भाई कम प्राइस में बेचकर भी अगर मुझे प्रॉफिट को उतना ही मेंटेन रखना है तो मुझे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि भाई कितना यूनिट प्रोड्यूस करें कि पहले जितना प्रॉफिट ही वो हो। तो भाई क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन तो वेरी नाइस है। तो भाई ये क्वेश्चन अब बनेगा कैसे, ये क्वेश्चन अब बनेगा कैसे? कोशिश करिए, कोशिश करा करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है कभी भी, ठीक है। मैं 2015-2016 में गेट की तैयारी किया था, एकदम जी जान लगा दिया था मैंने। वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला जो मैं चाहता था। आई वांटेड टू बी अ हाई क्लास ऑफिसर इन अ PSU। कोई बात नहीं, बट आज मैं ऐसा लगता है कि मैं आज ऐसे प्लेटफॉर्म में हूं जहां खुद PSU से लोग जॉब छोड़ के आते हैं। तो मुझे एक समय के बाद यह एहसास हुआ कि यार अगर आप मेहनत करते हैं
तो आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं। तो मेहनत करिए, डजंट मैटर आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर प्रीवियसली कितना सेल होता था। प्रीवियसली आपका 5 लाख यूनिट सेल होता था। प्रीवियसली आपका 5 लाख यूनिट सेल हो रहा था। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? वेरिएबल कॉस्ट था 28 रुपए। ठीक है, अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रेवेन्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यही आपका होता है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू पर पीस, इसको मैं लिख सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस ये वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो वैल्यू है ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये आपका 0.3 टाइम्स ऑफ आर है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो आर इज इक्वल टू 0.3 आर प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पर कितना है? 28 रुपए है। यहां पर वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 28 रुपए दिया हुआ है। सो यहां से आपका क्या आ जाएगा? 0.7 आर इज इक्वल टू 28। सो रेवेन्यू पर पीस आपका क्या आ गया? 28 अपॉन 0.7 इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो यहां पर आपको मुझे क्या मिल गया? यहां पर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रेवेन्यू की वैल्यू मिल गई। मतलब कंपनी पहले क्या करती थी? 40 रुपए में एक यूनिट को सेल करती थी। ठीक है, पहले कितना बेचती थी वो? पहले 5 लाख लीटर बेचती थी। 5 लाख लीटर बेचती थी। 28 रुपए उनका क्या लगता था? 28 रुपए उनका वेरिएबल कॉस्ट लगता था और 40 रुपए उनका क्या था? 40 रुपए उनका यूनिट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू पर यूनिट पीस था। ठीक है, नाउ यहां पर अब ये पूछा जा रहा है कि भाई कंपनी को पहले जितना ही प्रॉफिट रखना है, कंपनी को पहले जितना ही प्रॉफिट रखना है, तो कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कंपनी ने 5%, कंपनी ने अपने जो दाम है, जो सेलिंग प्राइस है उसका 5% कम कर दिया है। तो यानी कि यहां पर क्या है? 40 का 5% कितना होता है? तो 40 इंटू 5/100 यही होगा 5%। ये कितना हो जाएगा? 40, ये क्या हो जाएगा? 2.5 और ये हो जाएगा 2। मतलब कंपनी ने 2 रुपए कम कर दिया। कंपनी ने क्या किया? पहले जितनी सेलिंग प्राइस थी उससे 2 रुपए कम कर दिया। कैसे निकाला मैं ये 2 रुपए? भाई 5% कम कर दिया, तो 5% 40 रुपए का कितना होगा? 2 रुपए होगा। ठीक है, तो अब न्यू सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस आपकी है 38 रुपए। ठीक है, 2 रुपए मत ले लेना, 2 रुपए मत ले लेना, 2 रुपए कम कर दी है। अब यहां पर 38 रुपए है। ठीक है, पहले 40 रुपए था। तो यहां पर कंपनी क्या कर रही है? जो पहले जितना क्यू बना रहे थे, पहले जितना वो लीटर्स ऑफ पेंट मैन्युफैक्चर कर रहे थे उससे ज्यादा करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर इन बोथ दिस केसेस प्रॉफिट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिए, पहले वो 40 रुपए में बेचते थे, बाद में वो 38 रुपए में बेच रहे हैं। पहले वो 5 लाख बेचते थे, अभी XYZ बेचेंगे। इससे मुझे क्या लेना देना? फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा सेम रहेगा ना। मैंने क्या बताया? फिक्स्ड कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर जितना फिक्स्ड कॉस्ट था, इस केस में भी कंपनी को उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट लेना पड़ेगा। ये कंपनी का डिसीजन है कि हम 2 रुपए कम कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉयज को कोई लेना देना नहीं, इससे बिजली बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, रॉ मटेरियल इससे कुछ कम नहीं होने वाला, उनका खर्चा कुछ कम नहीं होने वाला। ठीक है, बस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बेचना पड़ेगा। तो शुरू में मैं ये निकालता हूं कि पहले आप क्या करते थे? 5 लाख बेचते थे। पहले आप क्या करते थे? 5 लाख बेचते थे। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? यहां पर टोटल रेवेन्यू कितना होता था उसको, कंपनी को? तो 5 लाख इंटू 40 रुपीज, यही होता था। तो पहले कंपनी कितना रेवेन्यू लेती थी? 4 5 जो 20, यानी कि 2 करोड़ रुपए लेती थी। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 7 जीरो होते हैं ना। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति? देखते हो ना कितना जीरो होता है? 7 जीरो होता है। ठीक है, तो पहले कंपनी 2 करोड़ में पूरा माल बेचती थी अपना। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा उनको? चलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट उनका लगता था 5 लाख इंटू कितने में उनको बनाई खर्चा? 1 लीटर कितना पड़ता था? 28 रुपए पड़ता था। ठीक है, तो यहां पर उनका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आता था? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 8 जा 40, 1 करोड़ 40 लाख। 0 0 0 0 0 0 0 1 करोड़ 40 लाख। तो पहले क्या हो रहा था कि मेरे को नहीं लगेगा, कैलसी भी नहीं लगेगा यहां पर। तो पहले क्या हो रहा था? मेरा टोटल रेवेन्यू हो रहा था 2 करोड़ रुपए।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो रहा था 1,40,00,000 रुपए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर रेवेन्यू कितना है 2 करोड़, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस 1.4 करोड़, ठीक है। तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की वैल्यू आपकी आ गई 60 लाख, 60,000,000, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ गई। अब ये जो वैल्यू मेरी आई है फ्रेंड्स, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की वैल्यू आई है, ये न्यू कंडीशन के लिए भी क्या है, सेम है, क्योंकि कंपनी को मुझे इतना ही प्रॉफिट रखना है, कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो नए कंडीशन के लिए भी ये जरूरी है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट बराबर हो। अच्छा, अभी एक यूनिट कितने में बिक रहा है, 38 रुपए में बिक रहा है, तो 38 इंटू क्यू एक्चुअल, अभी जो बिक रहा है वो क्यू एक्चुअल है, हमें पता नहीं कितना बिक रहा है, इज इक्वल टू 28 इंटू क्यू एक्चुअल। ये क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है आपका, ये आपका कितना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, ये हमारा 60 लाख, यही हमारा कितना है 60 लाख। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10QA इज इक्वल टू 60 लाख, ठीक है। तो यहां पर QA की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 लाख। मतलब अगर यहां कंपनी को सेम प्रॉफिट मेंटेन करना पड़ रहा है, सेम प्रॉफिट उनको, सॉरी मेंटेन नहीं, सेम प्रॉफिट उनको कमाना है, तो यहां पर उनको 6 लाख रुपए, सॉरी 6 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 6 लाख लीटर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे वो सेम प्रॉफिट कमाएगी। पहले वो कितना बेच रहे थे, पहले वो 5 लाख बेच रहे थे, तो अभी उनको 1 लाख ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। सोचिए, उन्होंने अपना सिर्फ 5% यूनिट कम किया, मतलब सिर्फ 5% उन्होंने अपना रेट कम किया, और उस प्रॉफिट को वापस पाने के लिए उनको 1 लाख यूनिट ज्यादा बनाना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाई मायने पड़ती है, ठीक है। मतलब सोचिए, ये 5% की जगह 10% करते। चलिए मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको एक नया टारगेट दे देता हूं कि अगर कंपनी 10% अपना मार्जिन कम कर देती, ठीक है, तो उनको कितना निकालना पड़ता, आपके ऊपर है। यहां पर प्रॉफिट भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट भी कांस्टेंट है। जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूं, मुझे आंसर नहीं पता, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसका आंसर मुझे देंगे। ठीक है, कि अगर 10% वो कम करते तो कितना होता। अच्छा, आपका आंसर जो आएगा वो इतना तो हमें पता है कि 6 लाख से ज्यादा आएगा। ठीक है, 6 लाख से ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग अपने न्यू चैप्टर में आ जाते हैं। न्यू चैप्टर जो है हमारा, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन बैलेंसिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन बैलेंसिंग। ठीक है, चलो क्या है भाई ये लाइन बैलेंसिंग, देखते हैं। ओके, चलिए, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं जो क्या होता है कि जब हम, देखिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मैं आपको समझाता हूं लाइन बैलेंसिंग क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक रॉ मटेरियल है, हम रॉ मटेरियल को कहीं से लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारा एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, और उस रॉ मटेरियल को हम डिफरेंट ऑपरेशन से क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करूं, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो वहां पर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो वहां पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जो मैं इस रॉ मटेरियल में क्या करूंगा, अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टर्निंग ऑपरेशन कर रहा हूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे उसके चिप्स को छीलना पड़ेगा, फिर मुझे उसको एज, प्रॉपर एज देना पड़ेगा, फिर मैं उसमें कुछ डिजाइन दूंगा। जैसे आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में करते थे ना, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आप लोग वर्कशॉप जाते थे और वहां पर वो परफॉर्म करते थे। तो अगर वहां पर मैं एक लोहे के एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, उसको कुछ एक डिजाइन देना चाहता हूं, आप कुछ इसी टाइप का डिजाइन देते थे ना, इस टाइप से डिजाइन देते थे। ठीक है, इस टाइप से ऐसे होता था, ऐसे करके आप लोग डिजाइन देते थे, फिर इसका डायामीटर आप लोग डिसाइड करते थे। तो आपके पास पहले कुछ इस टाइप का रॉ मटेरियल होता था, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ इस टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे आप लोग करते थे। सो यहां पर क्या होता है ना, कि जैसे मैं आपसे बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि यहां पर आपके पास कोई भी एक मटेरियल होता है, वो मटेरियल आप लोगों के पास किसी रॉ
मटेरियल के फॉर्म में आता है और आप लोग उसे क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क स्टेशन में उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाकर उसे फाइनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहां पर 2 वर्क स्टेशन अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये वर्क स्टेशन ए है, ये वर्क स्टेशन बी है। ठीक है, एक रॉ मटेरियल यहां पर हम देते हैं, यहां पर रॉ मटेरियल आता है आपका, और यहां से यहां पर कुछ उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, यहां पर उसके बाद वो बी में जाता है और यहां से फिर वो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलता है, मान लीजिए। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म पर हमको वो चीज मिलती है। ओके, नाउ अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि जो आपका बॉडी ए है उसमें आपको जो भी वर्क लग रहा है, मान लीजिए कि बी में जाने के लिए, देखिए मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी आपका रॉ मटेरियल है वो सबसे पहले ए में जाएगा। ये एक वर्क स्टेशन है, ए और बी क्या है, ये एक वर्क स्टेशन, इनको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन। ये भी वर्क स्टेशन है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वर्क स्टेशन है। तो पहले वो वर्क स्टेशन ए में जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर बी में क्यों नहीं गया, अरे किसी में भी चले जाओ भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूं पहले वो ए में जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद वो बी में जाएगा। ठीक है, नाउ एक बार वो ए में जाता है तो वहां पर उसको 10 मिनट लगता है, मतलब जो भी उस पर काम चल रहा है मान लीजिए उसको 10 मिनट लगता है, और बी में मान लीजिए उसको लगता है 12 मिनट। ठीक है, तो जो पहला प्रोडक्ट आया मेरा, उसको मेरे को फाइनल प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगा, फाइनल प्रोडक्ट बनने में 10 मिनट ए स्टेशन पे, और दूसरा जो है मतलब बी स्टेशन में उसको 12 मिनट, यानी कि पहले प्रोडक्ट को मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनने में 22 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 22 मिनट लगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा, जो आपका दूसरा प्रोडक्ट, पहले यहां पर प्रोडक्ट नंबर 1 आया, पहले आपका क्या हुआ, यहां पर प्रोडक्ट नंबर 1 आया, वो प्रोडक्ट नंबर 1 एज अ रॉ मटेरियल आया, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगा, उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने में 22 मिनट लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आया, उसके बाद प्रोडक्ट 2 आया। तो बताइए जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए दूसरा प्रोडक्ट कितने मिनट बाद अब मुझे मिलेगा। ठीक है, मतलब मैं यहां पर टाइम 0 सेट किया हूं, मैंने यहां पर क्या किया है, टाइम 0 सेट किया है। 10 मिनट पहले प्रोडक्ट को लगा, 12 मिनट, मतलब पहले प्रोडक्ट को वर्क स्टेशन ए पे 10 मिनट लगा, बी पे 12 मिनट लगा, तो टोटल 22 मिनट में मुझे पहला प्रोडक्ट मिला। तो दूसरा प्रोडक्ट मुझे कितने देर में मिलेगा। ठीक है, सो यहां पर बच्चे मुझे क्या आंसर ऑप्शन, अगर आप लोगों ने 44 मिनट दिया है, अगर आपने मुझे आंसर 44 मिनट दिया, भाई अगर एक को 22 मिनट लग रहा है तो दो को 44 मिनट लगेगा ना, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों भाई, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट 1 वर्क स्टेशन बी पर जब वो था, तो प्रोडक्ट 2 वहां पर हमने क्या किया, हमने इस वर्क स्टेशन को अकेले थोड़ी ना छोड़ा, हमने इसे आइडल नहीं छोड़ा, हम यहां पर क्या करते हैं, आईडीईएल, हमने इसको आइडियल नहीं छोड़ा, यहां पर हमने प्रोडक्ट 2 को लगा दिया, और जब तक ये यहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा था, ठीक है, इसको तो यहां 12 मिनट लगा, लेकिन तब तक यहां पर क्या हुआ, जो प्रोडक्ट नंबर 2 था वो बन के बी स्टेशन के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो यहां पर जो मैंने आपको 2 वर्क स्टेशन दिया था, वर्क स्टेशन ए और वर्क स्टेशन बी, और यहां पर क्या हो रहा है आपका, यहां पर अगर पहला प्रोडक्ट यहां पर इसका 10 मिनट है और यहां पर इसका 12 मिनट है, तो यहां पर अगर पहला प्रोडक्ट आपको 22 मिनट में मिल रहा है, जो कि ऑब्वियस है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो कितनी देर में मिलेगा, वो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा 34 मिनट्स में, और तीसरा प्रोडक्ट आपको फिर कब मिलेगा, फिर 12 मिनट जोड़ दीजिए, है ना, वो आपको कितने मिलेगा, 46 मिनट में। ठीक है, उसके बाद जो चौथा प्रोडक्ट होगा वो कब मिलेगा, 58 मिनट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट अब आपको मिलना स्टार्ट हो गए पहले प्रोडक्ट के बाद, हम पहले प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बाकी प्रोडक्ट जो फाइनल आपके बन के मिल रहे हैं वो हर 12 मिनट के बाद मिल रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 10 मिनट क्यों नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए कि एक प्लास्टिक है, इसको मुझे पेन में कन्वर्ट करना है, तो हो सकता है कि पहले ए में इसको छीला गया होगा और बी में इसको नोक दे दिया हो गया होगा, मतलब इसको इसका नोक दिया गया होगा। तो यहां पे जब ये आया तो 10 मिनट लगा, फिर बी में गया तो 12 मिनट लगा, लेकिन जब पहला प्रोडक्ट बी पर था उसी समय प्रोडक्ट 2 क्या हुआ, ए पे आके मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट हो गई,
और यहां तो उसको 12 मिनट लग रहा है ना, यहां पर तो उसको सिर्फ 10 मिनट लग रहा है। तो जब तक ये 12 मिनट में काम चल रहा है तब तक ये प्रोडक्ट का काम खत्म हो गया, वो बी में जाने के लिए रेडी हो चुका था। इसीलिए क्या हो रहा है, आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो मैक्सिमम टाइम वाले के बेसिस पर मिल रहा है। मतलब पहला अगर 22 मिनट है तो दूसरा 34, फिर 46, फिर 58। तो यहां पर क्या होता है, इसी को हम लाइन बैलेंसिंग कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है आपके लाइन बैलेंसिंग का। और यहां पर आपको सीखना पड़ता है द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहां पर आप सीखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल टाइम। यहां पर आपको सीखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल टाइम। अब यार ये साइकिल टाइम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइकिल टाइम। चलो भाई साइकिल टाइम क्या होता है, तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। द मैक्सिमम टाइम ऑफ एनी वर्क स्टेशन in a assembly is known as the cycle time। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी, बहुत इजी और बहुत आसानी से आप ये टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक टर्म डिफाइन किया है कि साइकिल टाइम क्या होता है। तो साइकिल टाइम किसी भी असेंबली पर रखे जितने भी आपके वर्क स्टेशन हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला वर्क स्टेशन है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, साइकिल टाइम कहते हैं। देखिए मैंने बहुत इजीली लिख दिया है, द मैक्सिमम टाइम ऑफ एनी वर्क स्टेशन इन एन असेंबली, इन एन होगा ये, ठीक है मेरी इंग्लिश, ठीक है, इन एन असेंबली इज नोन एज दी साइकिल टाइम। तो यहां पर जो ये अरेंजमेंट मैंने लिया था, तो ये क्या था, देखिए ए और बी क्या है, दोनों असेंबली में काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक यूनिट को रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको इन दोनों मशीन्स का यूज लग रहा है। तो दीज बोथ मशीन्स आर वर्किंग इन अ सिंगल असेंबली। ओके, बट इस असेंबली में जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है वो कौन सा वर्क स्टेशन ले रहा है, बी ले रहा है। कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो इस असेंबली के लिए जो साइकिल टाइम होता है वो क्या होगा, 12 मिनट होगा। ठीक है, नाउ यहां पर हम और क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम और क्या सीख सकते हैं। हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, मैंने क्या कहा, प्रोडक्टिविटी। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होता है, साइकिल टाइम पर डिपेंड करती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन, प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन साइकिल टाइम। प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन साइकिल टाइम। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी को लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये आपका होगा 1 आवर अपॉन साइकिल टाइम। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको आप ये रिलेशन मान लीजिए। मैंने क्या लिखा यहां पर कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 1 आवर अपॉन क्या होती है, साइकिल टाइम होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो तो उनका ये मकसद होता है कि उनका साइकिल टाइम कम से कम होना चाहिए। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ये दोनों क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर एक असेंबली है जिसका साइकिल टाइम 10 मिनट है और अगर सेम ऑपरेशन करने के लिए कोई और वर्क स्टेशन चल रहा है किसी और असेंबली में, उसका साइकिल टाइम 8 मिनट है, तो मायने वाली बात है कि वो 1 घंटे में ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए किसी कंपनी का साइकिल टाइम किसी यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 मिनट है और दूसरी कंपनी का साइकिल टाइम, ठीक है, सेम यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 6 मिनट है। हो सकता है उनके पास कोई ज्यादा अच्छा उनके पास मशीन हो जो ज्यादा अच्छा वर्क ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर प्रोडक्टिविटी निकालूंगा तो इसकी प्रोडक्टिविटी पर आवर कितनी है, आप प्रोडक्टिविटी पर आवर निकालते हैं, ठीक है, तो पर आवर इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 6 है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट डिवाइडेड बाय 10 यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी 6 है। लेकिन अगर आप इस कंपनी की निकालेंगे तो ये क्या होगा, 60/6 यानी कि 1 घंटे में ये 10 प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो यहां पर ये जो वैल्यू है, यहां पर देखिए इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इस कंपनी के, मान लीजिए इससे क्या है, ये ज्यादा है, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, यहां पे प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है। इसका मतलब मुझे ये है कि मेरी जो साइकिल टाइम की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन साइकिल टाइम की वैल्यू क्या होती है कि जितने भी हमारे वर्क स्टेशन हैं उसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वही मेरा क्या वैल्यू होता है, साइकिल टाइम होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है, मेरे पास ये 4 वर्क स्टेशन है ना, वर्क स्टेशन ए बी सी डी कुछ भी नाम ले लो, है ना। अब ये चारों वर्क स्टेशन से होते हुए एक रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका है 2 मिनट, इसका है 3 मिनट, इसका है 4 मिनट, इसका है 5 मिनट। तो भाई क्या करना पड़ेगा यहां पर जो हमारा साइकिल टाइम क्या होगा, एकदम इजी है। यहां पर मेरा साइकिल टाइम क्या होगा, यहां पर जो मेरा साइकिल टाइम होगा वो होगा 5 मिनट। यहां पर जो मेरा साइकिल टाइम होगा वो मेरा क्या होगा, 5 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब भाई प्रोडक्टिविटी भी मैंने डिफाइन कर दी, तो यहां पर प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी आपकी, 60/5 इज इक्वल टू, मतलब ये हर घंटे, ये जो फर्म है या ये जो वर्क स्टेशन की असेंबली है, ये हर घंटे से 12 यूनिट ही मुझे क्या करके देगी, प्रोड्यूस करके देगी। ठीक है। नाउ अगर मैं कहूं कि भाई इस असेंबली की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी भी तो हम निकालते हैं ना। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक रॉ मटेरियल है जो फिनिश प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी के लिए आप क्या करोगे, एफिशिएंसी के लिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है ये होती है एवरेज टाइम ऑफ ऑल वर्क स्टेशन, एवरेज टाइम ऑफ ऑल वर्क स्टेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे, एवरेज टाइम ऑफ ऑल वर्किंग स्टेशन डिवाइडेड बाय दी साइकिल टाइम। ठीक है। ये रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है। आप यहां से क्या निकाल लेंगे, आप यहां से किसी भी असेंबली का क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, कि भाई ये एक असेंबली है, इस असेंबली की आप मुझे क्या करके दिखाइए, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहां क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा आपका 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये 4, ये क्या हो गया, ये एवरेज आ गया, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम कितना है, 5 है। तो देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 + 2 5, 5 + 4 9 + 4 9 + 5 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा यार, 3.5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि इस असेंबली की जो एफिशिएंसी है वो 70 मिनट्स है, इसकी है वो 70 मिनट्स है। ठीक है, सॉरी 70% है, एफिशिएंसी तो परसेंट में आएगी ना, तो दिस इज 70%। मतलब ये जो असेंबली मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, जो मैंने कुछ भी रैंडम ले लिया था, अगर इस टाइप से कुछ है, कोई असेंबली आपकी लगी हुई है, तो उसका क्या होगा, उसका आपका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो इस असेंबली का निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 70% निकल के आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब आपको लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास इसी टाइप से 4 स्टेशन है। चलो भाई, ये मेरे पास 4 स्टेशन है ना, 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। ठीक है, आपके पास ये 4 है। ओके, 1, ये तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, सजा रहा हूँ, क्या ना, मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मैं सब सजा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा जी, ओके। चलिए इनका मैं टाइमिंग लिख देता हूँ। मान लीजिए कि ये टाइमिंग है आपकी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। ये सारे आपके क्या है, साइकिल एफिशिएंसी, मतलब ये आपकी टाइमिंग है, ये आपकी 5 मिनट्स है, ये आपकी 10 मिनट्स है, ये आपकी 15 मिनट्स है, और ये आपकी 20 मिनट्स है। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां पर आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, इसको मैं कैसे करता हूं, यहां पर ऐसे करता हूं, यहां पर आपका रॉ मटेरियल आ रहा है इस टाइप से, पहले 1 में जा रहा है, फिर 2 में जा रहा है, फिर 3 में जा रहा है, फिर 4 में जा रहा है।
ओके, इसको मैं इस टाइप से कर देता हूं, ये आपका है रॉ मटेरियल और ये आपका क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके जी, चलो अब यहां पर मेरे पास टोटल 4 वर्क स्टेशन है। हर वर्क स्टेशन का मैंने क्या किया है, यहां पर उनकी जो टाइमिंग है, प्रोसेसिंग टाइमिंग है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा भाई साइकिल टाइम कितना होगा, तो आप यहां पर मुझे बता सकते हैं कि सर यहां पर जो साइकिल टाइम है, यहां पर जो साइकिल टाइम है वो आपका कितना है, 20 मिनट्स है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम जो हम देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं भाई इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो होगी 60/20, यानी कि ये हर घंटे मुझे सिर्फ 3 यूनिट ही प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी होगी आपकी 5 + 10 + 15 + 20 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो गया, इनका एवरेज हो गया, डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम यानी कि 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30, 40, 45, 50 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12.5 डिवाइडेड बाय 20। तो ये जो आएगा आपका 12.5 डिवाइडेड बाय 20, 62.5 आएगा। ठीक है, हाँ उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसकी एफिशिएंसी आ रही है 62.5%। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से एक ये सवाल पूछना चाहूं, ठीक है, ये सब तो मैंने कर लिया, अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि क्या मैं इस असेंबली की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे, बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास ये चारों वर्क स्टेशन, ये चारों वर्क स्टेशन जो है, जो भी यहां पर मशीन सेटअप होगा, वो मशीन सेटअप को लगाने के लिए मुझे पैसे लगे होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये यहां पर इसका ये साइकिल टाइम ज्यादा है और ये चारों वर्क स्टेशन का जो पैसा लग रहा है मान लीजिए सेम लग रहा है। अगर मेरे पास सिर्फ एक मशीन खरीदने का पैसा है, अगर मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं यहां पर इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं साइकिल टाइम को रिड्यूस करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा, करना चाहूंगा ना। तो अगर मैं साइकिल टाइम को रिड्यूस करना चाहूंगा और अगर मेरे पास सिर्फ एक मशीन खरीदने का पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं असेंबली यानी कि वर्क स्टेशन 4 को खरीदूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक वर्क स्टेशन 4 खरीद लिया, मैंने यहां पर एक वर्क स्टेशन 4 खरीद लिया। चलो इसको मैं दिखाता हूं, ये मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक और वर्क स्टेशन 4 खरीद लिया। ये क्या हुआ, वर्क स्टेशन 4। यहां पर मैंने जैसे ही वर्क स्टेशन 4 को खरीदा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन खरीदने का पैसा था। इसका प्रोसेसिंग टाइम था 20 मिनट, इसका प्रोसेसिंग टाइम भी कितना था, इसका प्रोसेसिंग टाइम भी था 20 मिनट। तो दोनों का आने की वजह से अब इस एज अ होल सिंगल वर्क स्टेशन, अगर मैं इन दोनों को एज अ सिंगल वर्क स्टेशन मान के चलूं, तो इनका अब क्या टाइमिंग क्या हो गया, इनका टाइमिंग अब 10 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि देखिए भाई, पहले क्या था, पहले जब तक इस ऑब्जेक्ट, पहले इस वर्क स्टेशन में जो प्रोडक्ट मेरा ऑपरेशन में चल रहा था, तो पीछे के जो पार्ट्स थे वो क्या लाइन में लगे हुए थे। जब तक वो 20 मिनट तक बाहर नहीं निकलता, तब तक यहां पर जो मेरा वर्क स्टेशन से जो निकला हुआ प्रोडक्ट था वो लाइन में वेटिंग में था। लेकिन अब उसको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, अब वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, दोनों में 20 मिनट लगेगा, पर 20 मिनट में यहां पर 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर 20 मिनट पर 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस होने के लिए कितना लग गया भाई, 10 मिनट लगा कि नहीं लगा, 10 मिनट लगा ना। तो अब यहां पर इसका जो साइकिल टाइम हुआ, अब यहां पर ये जो नई असेंबली मुझे मिली है, इसका जो साइकिल टाइम हो गया, अब ये 20 मिनट नहीं रह गया फ्रेंड्स, अब ये 15 मिनट रह गया। अब ये क्या रह गया, अब ये 15 मिनट रह गया। तो अब यहां पर जो ये 15 मिनट है, अब आप देखिए यहां पर साइकिल टाइम कितना हो गया, अब यहां पर साइकिल टाइम, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर साइकिल टाइम हो गया 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 60 डिवाइडेड बाय 15। तो देखिए पहले जो था 3 ही यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, अब यहां पर कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, अब यहां पर 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं भाई एफिशिएंसी कितना आ रहा है यहां पर, तो एफिशिएंसी कितना आएगा, देखिए 5 + 10 + 15 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अब 10। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर या तो आप इसको एज अ सिंगल यूनिट मान के 10 ले सकते हैं, या फिर अगर आप इसको पूरा 5 कंसीडर, मैं आपको कह रहा हूं पूरा 5 ही ले लीजिए, तो 10 + 10 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, अब यहां पर इसका जो साइकिल टाइम है ये 10 मिनट्स हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया डिवाइडेड बाय, अब टोटल वर्क स्टेशन यहां पर कितना है, टोटल वर्क स्टेशन यहां पर 5 है, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम कितना है आपका 15 है। तो यहां पर देखिए एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी 20, 30, 40, 50, 50 बाय 5 यानी कि 10, 10 डिवाइडेड बाय 15। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आ रही है 10 डिवाइडेड बाय 15, तो देखिए आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। पहले एफिशिएंसी कितनी थी 62.5 थी, अभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ के हो गई 66.67%। ओके, समझ में आ रहा है अब आपको। अब यहां पर एफिशिएंसी क्या हो गई आपकी इंक्रीज हो गई। फिर से अब मैं ऊपर जाता हूं, कि भाई मेरे पास अभी एक और मशीन खरीदने का पैसा है, अभी मेरे पास एक और मशीन खरीदने का पैसा है, तो अब मैं कौन सा मशीन खरीदूंगा, फिर से 4 खरीदूंगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास जो साइकिल टाइम है वो 15 मिनट है, मुझे मैक्सिमम साइकिल टाइम को कम करना है, और मैक्सिमम साइकिल टाइम को कम करने के लिए मेरे पास कौन सा वर्किंग स्टेशन है, वर्किंग स्टेशन 3। तो अब यहां पर अगर मेरे पास एक और पैसा आ जाता है मशीन खरीदने का, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक और ये 3rd नंबर की मशीन खरीद लूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा 3rd नंबर की मशीन खरीद लूंगा। ठीक है, ये मेरी 3rd नंबर की मशीन है। अब यहां पर जो मैंने 3rd नंबर की मशीन खरीदी, इसका भी कितना है, इसका भी 15 मिनट है, लेकिन अगर इसे मैंने एक सिंगल यूनिट कंसीडर करूंगा तो यहां पर अब इसका जो वर्किंग टाइम है वो कितना हो जाएगा 7.5 मिनट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 7.5 मिनट हो जाएगा। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो अब मेरा साइकिल टाइम आ रहा है, अब यहां पर जो न्यू साइकिल टाइम आया है, ठीक है, न्यू साइकिल टाइम वो कितना आया फ्रेंड्स, वो आपका अब 10 मिनट हो गया है। पहले 20 मिनट था, फिर हमने एक मटेरियल खरीदा 15 मिनट हो गया, एक और मटेरियल खरीदा तो 10 मिनट हो गया। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, तो अब ये कितना हो गया 60/10, मतलब अब यहां पर 1 घंटे में 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, पहले 3 हो रहा था, फिर 4 हुआ, अब यहां पर 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो कितना हो जाएगा 5 + 10 प्लस ये कितना हो गया 7.5 + 7.5 प्लस आपका कितना हो गया 10 + 10 डिवाइडेड बाय कितने वर्क स्टेशन है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अपॉन जो वर्किंग टाइम है आपका जो साइकिल टाइम यानी कि 10। तो आप भाई इसको जोड़िए, आप 15 और 20 आपका 25, 25 30 40, 40 डिवाइडेड बाय 6, 40 डिवाइडेड बाय 6 आपका होगा 40 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका हो रहा है 6.66, ये आपका हो रहा है 6.66 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां से भी आपकी जो एफिशिएंसी आ रही है, यहां से भी आपकी एफिशिएंसी देखिए 66.67% ही आ रही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपकी क्या हो रही है 66.67% आपकी ये वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप इसे एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, देखिए मैं यहां पर सारे यूनिट को इंडिविजुअली कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसे एक सिंगल यूनिट, इस पूरी असेंबली में सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, तो यहां पर अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये एफिशिएंसी आपकी कितनी आएगी मैं आपको बताता हूं। ये एफिशिएंसी आपकी आएगी, यहां पर आपका है 5 + 10 + 7.5
प्लस आपका कितना है 10 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन ये आपकी कितनी आ जा रही है, आपकी साइकिल टाइम है 10। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 20, 25, 32.5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपकी आ रही है डिवाइडेड बाय 4 8.1। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपके पास जो परसेंट आ रहा है ना 81.25% आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर आप सिंगल यूनिट को पूरा कंसीडर करेंगे ना तो वहां पर आपको एफिशिएंसी इंक्रीज होते नहीं दिखेगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां पर इसे एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करना है। देखिए ये एक सिंगल यूनिट है, ये एक सिंगल यूनिट है, ये पूरे को ऐसे आप क्या करेंगे, सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे और इसको भी आप क्या करेंगे, एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर आप इससे एफिशिएंसी को अब अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए इंक्रीज हो गई आपकी। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप वर्क स्टेशन को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी भी क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। अब यहां पर एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि हम अपने मन मुताबिक कितना भी वर्क स्टेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर पैसे लगते हैं, और पैसे लगते हैं तो पैसे होने भी चाहिए वर्क स्टेशन को खरीदने के लिए। ठीक है, ओके, चलो अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, तो यहां पर बहुत आसानी से अब आपको बन जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है यार, ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से सॉल्व करिएगा। लिखा है टेबल गिव द डिटेल ऑफ द असेंबली लाइन। यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 वर्क स्टेशन है और उनका टाइम इन मिनट दिया है। आपको सिर्फ इसकी लाइन एफिशिएंसी निकालनी है। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको यहां सिर्फ एफिशिएंसी नहीं निकालना है। मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें आपको साइकिल टाइम निकालना है जो कि आप लोगों को पता है क्या होगा। इसके बाद आपको एफिशिएंसी तो कैलकुलेट करना है, आपको यहां पर प्रोडक्टिविटी को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो दिस इज योर असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट है। आप इसे ग्रुप में सॉल्व करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को इसका आंसर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग बहुत इनएक्टिव हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आइए और इसका आंसर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहिए। ठीक है, बाकी ग्रुप्स में देखिए आप लोग जो इलेक्ट्रिकल के ग्रुप्स हैं और वो सब है, मतलब 1 घंटे में हजारों मैसेज रहते हैं स्टूडेंट्स के, इतना इंटरेक्टिव है वो। और मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट्स पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, मतलब मैं तो सॉल्व करूंगा इसको अभी। ओके, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉनिक equipment manufacturer has to produce 80 units during a regular 8-hour shift। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 8 घंटे शिफ्ट की ड्यूटी में 80 यूनिट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। दिस ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 एक्टिविटीज एज शोन बिलो। यहां पर इनको ऑपरेट करने के लिए यहां पर 3 वर्क स्टेशन की वैल्यू आपको दे दी गई है, MET। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया गया है, उसमें एक का है 12 मिनट, ई का है 16 मिनट और टी का है 3 मिनट। फॉर द लाइन बैलेंसिंग डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फॉर MET, ऑल्सो डिटरमाइन द लाइन एफिशिएंसी। बहुत अच्छा सवाल है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, देखिए यहां पर अब यहां पर क्या गलती होता है, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स इसके साइकिल टाइम को बोलते हैं कि सर ये 16 मिनट है तो द साइकिल टाइम इज 16 मिनट्स। उसके बाद इसका क्या कर देते हैं, एफिशिएंसी निकालने लग जाते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी बताना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो 8 घंटे के शिफ्ट में 80 यूनिट बनाता है। ठीक है, अगर कोई यूनिट है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 8 आवर्स में 80 यूनिट्स बनाता है। ठीक है, यूनिट वो यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना, तो 1 आवर में कितना बनाएगा, 1 आवर में वो कितना बनाएगा, 80/8। अगर वो रेगुलर शिफ्ट पे काम हो रहा है तो यहां पर आपके 1 घंटे में 1 आवर में आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर आपका 1 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो यही 10 यूनिट आपकी क्या कहला गई, यही आपकी प्रोडक्टिविटी कहला गई या नहीं कहला गई।
यही आपकी प्रोडक्टिविटी कहला गई। और अगर ये आपकी प्रोडक्टिविटी है तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 1 आवर, यही मैंने फॉर्मूला लिखा है, डिवाइडेड बाय दी साइकिल टाइम। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको साइकिल टाइम को कैलकुलेट करने की जरूरत थी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी है 10, आपकी प्रोडक्टिविटी है 10 और 1 आवर मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय द साइकिल टाइम, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। तो यहां से जो साइकिल टाइम की वैल्यू है, साइकिल टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 60/10 यानी कि 6 मिनट्स, ठीक है। सो यहां से क्या हुआ, यहां से जो आपके साइकिल टाइम की वैल्यू आई वो 6 मिनट आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपकी साइकिल टाइम 6 मिनट आई है तो अब आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई कि फॉर द लाइन बैलेंसिंग डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फॉर एमईटी। तो यहां पर मेरे पास एम की कितनी मशीन्स लगेंगी, ई की कितनी मशीन्स लगेंगी, टी की कितनी मशीन्स लगेंगी, और फिर उसके बाद आपको उसकी एफिशिएंसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो भाई यहां से तो मुझे समझ में आ गया कि 6 मिनट इसका साइकिल टाइम है। तो ये रहा एम, ये रहा ई और ये रहा टी, ठीक है, एम ई टी, ठीक है। तो ये हो गया एम, ये हो गया ई और ये टी, ठीक है। इसको 12 मिनट लग रहा है, क्वेश्चन में दिया है, इसको 16 मिनट लग रहा है, और उसके बाद आपको क्या लग रहा है 3 मिनट लग रहा है। टी को कितना लग रहा है 12 16 3 मिनट, इसको मुझे 3 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है, मुझे क्या समझ में आई है कि मेरा जो साइकिल टाइम है वो 6 मिनट है। तो ध्यान रखेंगे कि साइकिल टाइम से कोई भी वैल्यू कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां से मुझे पता चल गया कि 6 मिनट है। अच्छा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा ई का है। तो मैं यहां पर ई को एक और बना देता हूं, यहां पर मैं एक ई बना दिया। अगर मैं इसको ई बना दिया तो यहां पर ये जो वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 16, ये आ गई आपकी 8 मिनट्स, ठीक है, ये आपकी आ गई 8 मिनट्स, ओके। उसके बाद अगर आप देखिए यहां पर अभी भी आपको साइकिल टाइम 6 लाना है, तो यहां पर आपको फिर जब आप दूसरी मशीन लाएंगे तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एम में लगाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको एम में लगाएंगे तो ये आपका हो गया एम, ये आपका हो गया एम, और अब यहां पे 12 मिनट ना हो के यहां पर अब ये हो गया 6 मिनट। लेकिन अभी भी अगर आप इस असेंबली को देखेंगे तो अभी भी 8 मिनट आ रहा है टोटल, अभी भी आपका 8 मिनट साइकिल टाइम आ रहा है। आपको 6 चाहिए, तो 6 आपका इधर है, तो आपको 8 में कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक और ई खरीदना पड़ेगा, आपके पास ही हो गया। तो कुल मिला के यहां पर ये जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी मैं आपको बता देता हूं, ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी 5.33, क्योंकि 16 मिनट था ना, तो 16 डिवाइडेड बाय 3 आपके 5.33। अब आपका जो साइकिल टाइम हो गया वो कितना हो गया 6 मिनट हो गया। तो अब यहां पर देखिए आपको टोटल कितनी मशीन्स लगी, 2 एम की, 3 ई की और 1 सिंगल टी की। टी को हमको छेड़ना ही नहीं था। तो यहां पर टोटल मशीन्स रिक्वायर्ड कितना हो गया, टोटल मशीन्स रिक्वायर्ड ये मेरा हो गया 6, ठीक है। अब आप इसकी एफिशिएंसी निकालिए। तो अभी मैंने बताया था एफिशिएंसी निकालने का सबसे इजी तरीका, आप इसे क्या करिए एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करिए, इसे एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करिए। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5.33 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 होल अपॉन आपका साइकिल टाइम कितना है 6 मिनट है। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी 14.33, ये आपका आ जाएगा 14.33 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 पॉइंट, इसको मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ ना, जब कैलसी का ऑप्शन है हमारे पास तो क्यों नहीं करेंगे। 14.33 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका क्या रहा है 4.77 डिवाइडेड बाय 6। आपका जो वैल्यू आ रहा है, ये आपका जो वैल्यू आ रहा है फ्रेंड्स, ये आपका जो टोटल एफिशिएंसी आ रही है 79.61% आ रही है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो यहां पर काफी अच्छा खासा लंबा सा मैंने लेक्चर ले लिया है,
ठीक है, लेकिन ये समझाना जरूरी था। यहां पर आपका लाइन बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है, इससे ज्यादा लाइन बैलेंसिंग आपको नहीं पूछा जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। वहां पर जो इससे प्रीवियसली भी जो मैं आपको सिखा रहा था एफिशिएंसी का, मैं सिंगल यूनिट कंसीडर कर ले रहा था, तो इसमें एफिशिएंसी में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा था। आप क्या करिए, आप इसे ऐसे सिंगल यूनिट कंसीडर करिए, तो देखिए आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। ओके, ठीक है फिर फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फोरकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करते रहिए, ये सब चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। जो फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं उसको बताइए, और जो मैंने यहां पर असाइनमेंट दिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर असाइनमेंट दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे इसकी एफिशिएंसी बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, यू विल गिव मी द आंसर। ओके, चलिए ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, फोरकास्टिंग पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।